तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी को इस नए लेक्चर में। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज हम दो मेन टॉपिक शुरू करेंगे। पहला है डीपीएसपी यानी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले देखते हैं कि ये डीपीएसपी होता क्या है। ये डीपीएसपी होता क्या है? जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से बोरो किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने डीपीएसपी को आयरलैंड से बोरो किया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इनका जिक्र है। याद करो, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में था और आर्टिकल 12 से 35 तक था। अगर हम इस डीपीएसपी की नेचर की बात करें, तो डीपीएसपी असल में स्टेट पर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है। मतलब स्टेट से कुछ करने को कहा जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स मोस्टली निगेटिव ऑब्लिगेशन थे। जैसे आर्टिकल 15 में था कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन डीपीएसपी स्टेट को गाइड करता है कि आपको जनता की भलाई के लिए ये स्टेप्स लेने चाहिए। अगर बात हम डेमोक्रेसी की करें, फंडामेंटल राइट्स देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं, जबकि डीपीएसपी का मेन गोल है देश में सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना ही इसका मकसद है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशंस का नोवेल फीचर कहा। नोवेल फीचर का मतलब होता है अनोखी विशेषता। इन्होंने इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी कंपेयर किया। ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशंस का कॉन्शियंस कहा। कॉन्शियंस का मतलब होता है आत्मा, यानी ये दोनों मिल करके हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का आत्मा। कॉन्स्टिट्यूशंस के आत्मा कहा गया है इनको। प्रोफेसर केटी शाह, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। डीपीएसपी इज लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। अब चलते हैं एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। आर्टिकल 36 यहां स्टेट यानी राज्य की डेफिनेशन दी गई है। इस आर्टिकल में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, जो बिल्कुल वही है जो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में थी। सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एटसेट्रा। अब चलते हैं आर्टिकल 37 की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर स्टेट आपको ये राइट्स नहीं दे पाता तो आप इसके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे क्योंकि हमारे पास शुरू में इतने रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से तो ये राइट्स नहीं दे पाता, तो आप इसके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। अब चलते हैं पार्ट 2 में। द आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी
38 से लेकर के 51 तक। असल डीपीएसपी आर्टिकल 38 से शुरू होते हैं। चलो इन्हें ट्रिक्स और स्टोरीज से याद करते हैं। आर्टिकल 38 स्टेट लोगों के कल्याण को यानी वेलफेयर को प्रमोट करेगा और इनइक्वालिटीज जैसे कि आय, स्टेटस, फैसिलिटीज में असमानता, इनइक्वालिटीज को कम करेगा। ये इनइक्वालिटी कम करने वाली बात 44th अमेंडमेंट 1978 से ऐड की गई थी। यही वो अमेंडमेंट है जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर आर्टिकल 300A में लीगल राइट बना दिया था। आर्टिकल 39 LDC इज इक्वल टू PHC वाले ट्रिक से इसको याद रखना है। 39 में आर्टिकल 39 में 6 क्लॉजेज हैं ए से लेके एफ तक, और इन्हें याद रखना है LDC इज इक्वल टू PHC से। L फॉर लिवलीहुड, L फॉर लिवलीहुड, लिवलीहुड यानी सभी सिटीजन्स के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होने चाहिए। LDC इज इक्वल टू PHC से याद रखना है। LDC PHC, L फॉर होता है लिवलीहुड यानी सभी सिटीजन्स के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होने चाहिए। D फॉर होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो कि सबका भला हो। फॉर एग्जाम्पल जमींदारी सिस्टम एबोलिश करके लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना। C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देश का पैसा और वेल्थ सिर्फ कुछ हाथों में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। P फॉर पे, इक्वल पे और इक्वल वर्क, मेन और वीमेन दोनों के लिए इक्वल पे और इक्वल वर्क हो। H फॉर हेल्थ, वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ का गलत फायदा ना उठाया जाए और उन्हें मजबूरी में ऐसे काम ना करना पड़े जो उनकी एज के हिसाब से ठीक नहीं है। C फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को हेल्दी मैनर में डेवलप होने के लिए अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज देना। तो ये है आर्टिकल 39 में लिवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन एंड इक्वल पे। अब आते हैं आर्टिकल 39A पे, 39A पे जो यहां पे है, एडेड बाई 42nd 42वें अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है। फ्री लीगल एड टू द पुअर फॉर जस्टिस, गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। अब स्टोरी के थ्रू हम लोग आर्टिकल 40 से लेकर के 49 तक एक स्टोरी के माध्यम से इसको हम लोग याद करेंगे। आर्टिकल 40 से लेकर के चल जाएंगे हम लोग 49 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना। हमारा LDC क्लर्क की कहानी, एक LDC क्लर्क है, उसकी कहानी। पब्लिक हेल्थ सेंटर से निकलता है वो, और लोगों का भलाई करने के लिए उसने निकला। एक क्लर्क है LDC क्लर्क जो पब्लिक की भलाई के लिए निकला। पहुंचा आर्टिकल 40 में। उसने सबसे पहले गांव वालों के लिए विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवाई ताकि उन्हें पावर मिले और वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करें। फिर वो क्लर्क गया आर्टिकल 41 में। फिर उसने सबको राइट टू वर्क एंड एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस दिलवाया। अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज या सिकनेस के टाइम। आर्टिकल 42
आर्टिकल 42। काम दिलवाने के बाद उसने मेक श्योर किया कि जहां लोग काम कर रहे हैं वहां जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हो और लेडीज के लिए मैटरनिटी रिलीफ का प्रबंध हो। लेडीज के लिए मैटरनिटी रिलीफ का प्रबंध हो। आर्टिकल 43। उसने वर्कर्स के लिए एक लिविंग वेज यानी गुजारे लायक सैलरी, गुजारा भत्ता और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिक्योर किया। आर्टिकल 43 में 43 ए भी है। आर्टिकल 43 ए। उसने सोचा मैं बार बार तो नहीं आऊंगा, इसलिए उसने वर्कर्स की पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दी इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। अब आते हैं आर्टिकल 44 पे। आर्टिकल 44 पे 44 नंबर कैसा लगता है? एक जैसा। 4 4 एक जैसा नंबर। तो ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। गोवा पहला स्टेट है, गोवा पहला स्टेट है, पहला स्टेट था, गोवा पहला स्टेट था इसे लागू करने वाला, और उत्तराखंड दूसरा स्टेट था। अब चलते हैं आर्टिकल 45 पे। तो ये जो क्लर्क है अब आर्टिकल 45 पे चला गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर, 0 से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। पहले इसमें 6 to 14 ईयर्स था, बट 86th अमेंडमेंट 2002 ने उसको उठाकर आर्टिकल 21 ए में फंडामेंटल राइट बना दिया और यहां 0 to 6 ईयर्स कर दिया गया। आंगनवाड़ी इसी के अंदर आता है। आंगनवाड़ी इसी के अंदर आता है। आर्टिकल 46। आर्टिकल 46। क्लर्क ने देखा कि दलित और बैकवर्ड क्लासेस पीछे रह गया है, तो उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का प्रबंध किया। ये एससी और एसटी और वीकर सेक्शंस के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का प्रबंध करवाया। आर्टिकल 47। उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना था और अल्कोहल इंटॉक्सिकेंट की कंजम्पशन को रोकना था। आर्टिकल 48 ए यहां पे खेती हो गई, तो अब उसने एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करवाया। फोर्टी एट ए में, यहां गलत लिखा हुआ है, 48 ए में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट और इंप्रूव करवाया। यहाँ इसमें इनकी प्रोटेक्शन की बात होती है। अब चलते हैं आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 और आखिर में उसने देश के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जैसे ताजमहल,
रेड फोर्ट को प्रोटेक्ट करने का रूल बनाया, प्रोटेक्ट करने का रूल बनाया। आर्टिकल 50 और 51, यहां पे है आर्टिकल 50 करना, 50 नाम से ही पता चल रहा है 50 करना, मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी को सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव से, दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना। इसको याद रखने का तरीका है भगवान के दरबार में शांति के लिए 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाना। पीस, ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए है। याद करने का तरीका है कि भगवान के दरबार में शांति के लिए 51 रुपया का प्रसाद। एंड में एक नोट लिखना चाहूंगा, आर्टिकल 43B, 43 भी याद रखना है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात करता है। इसे 97th अमेंडमेंट 2011 से ऐड किया गया था। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डीपीएसपी पे। पहला टाइप्स है सोशलिस्ट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, पर हम अपनी समझ के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटते हैं। सोशलिस्ट जो इनइक्वालिटी कम करने और वर्कर्स की बात करे, 38, 39, 41, 42, 43 एंड 43A, आर्टिकल 43A। दूसरा है गांधीयन, जो गांधी के सपनों का भारत बनाए। इसमें आता है विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, SC/ST अपलिफ्टमेंट, आर्टिकल 46, नो अल्कोहल, आर्टिकल 47, एनिमल हस्बेंड्री काउ प्रोटेक्शन, आर्टिकल 48, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43B। तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो मॉडर्न सोच को दर्शाए, जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50, एनवायरमेंट, आर्टिकल 48A, इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से बोरो की है। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। सरदार स्वरण सिंह कमेटी 1976, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई। इन्होंने 8 ड्यूटीज रिकमेंड की थी। कुछ कड़ी शर्तें भी थीं, जैसे टैक्स पे करना और पनिश करना, जो गवर्नमेंट ने नहीं मानी। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके थ्रू पार्ट 4A ऐड किया गया और एक ही आर्टिकल 51A बनाया गया। आर्टिकल 51A बनाया गया। इसमें टोटल 10 ड्यूटीज डाली गई, 10 ड्यूटीज डाली गई। 86th अमेंडमेंट 2002, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर 11th ड्यूटी ऐड की गई, एजुकेशन वाली। यहाँ एक बात नोट करनी चाहिए कि ये ड्यूटीज सिर्फ इंडियन पर लागू होती है, फॉरेनर्स पर नहीं, ओनली फॉर इंडियंस। एनफोर्सिएबिलिटी,
डीपीएसपी की तरह फंडामेंटल ड्यूटीज भी स्ट्रिक्टली नॉन जस्टिसिएबल है। आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते इन्हें कानून से लागू करवाने। लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 ने बताया कि गवर्नमेंट लॉ बनाकर इन्हें एनफोर्स करवा सकती है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, मतलब नेशनल एंथम फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट करने पर सजा। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी तोड़ने पर सजा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जानवरों को मारने पर सजा, कंपेशन एनफोर्स करने के लिए। आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। अब चलिए ये 11 ड्यूटीज को याद करने की ट्रिक के पे चलता है। 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, ए से लेकर के तक। ए फॉर एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशंस। ए फॉर एंथम, संविधान और नेशनल फ्लैग एंथम की डिसरेस्पेक्ट करना, उस पर भी सजा मिलेगी। बी फॉर, याद रखो, बापू एंड भगत सिंह आइडियल्स। बी फॉर बापू भगत सिंह, बापू या फिर भगत सिंह, नेशनल स्ट्रगल को, फ्रीडम के नोबल आइडियल्स को फॉलो करना। नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम के नोबल आइडियल्स को फॉलो करना, नोबल आइडियल्स को फॉलो करना। सी, याद रखने का तरीका है, सी की पोजीशन 3 है। तो 3 चीजें देश की, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। प्रोटेक्ट करना। डी फॉर डिफेंड द नेशन। डी फॉर डिफेंड, जब भी देश को जरूरत हो नेशनल सर्विस के लिए रेडी रहना। ई फॉर, याद रखो, इक्वेलिटी एंड ब्रदरहुड। ई फॉर इक्वेलिटी, भाईचारा यानी ब्रदरहुड बढ़ाना और वीमेन की डिग्निटी गिराने वाली प्रैक्टिसेस को छोड़ना। एफ फॉर फोर्ट्स एंड कल्चर, अपने रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करना। ग्रीनरी, एनवायरमेंट, जी फॉर ग्रीनरी, इसे याद रखना कि नेचुरल एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और एनिमल्स के लिए कंपेशन रखना। एच फॉर ह्यूमैनिज्म एंड साइंस, साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करना। अंधभक्त ना बनना, क्वेश्चन करना। आई फॉर अहिंसा, आई से याद रखो गांधी जी का कोट, एन आई फॉर एन आई, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना और वायलेंस से दूर रहना, एंटी वायलेंस। जे फॉर, याद रखो, जडेजा, जैसे रविंद्र जडेजा हर फील्ड, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में एक्सेल करते हैं, वैसे ही इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना। के फॉर, याद रखो, किड्स, पेरेंट्स या गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो यहां खत्म होता है हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज का पूरा कॉन्सेप्ट।
और सारा आर्टिकल्स।